Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhipedia, and today in this session we are going to discuss data sufficiency, जो कि आपको रीजनिंग में भी data sufficiency देखने को मिलती है और इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में क्या रहता है कि आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, आपको ब्लड रिलेशन में से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, डायरेक्शन में से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, इवन आपको जो कंपैरिजन से रिलेटेड है, ठीक है, या आपको कोई कॉमन सेंस क्वेश्चन भी मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसका अटेम्प्ट करना है और किस तरह से इजीली इन क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि इन विच ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर डिड अमित गो अब्रॉड फॉर वेकेशन। आपको क्या होगा, डाटा सफिशिएंसी में एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि पहले होगा क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद वहाँ पे दिए जाएंगे आपको दो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर किस में से होगा, आंसर अगर हमारा मान लीजिए पहली स्टेटमेंट में ही हमें डाटा मिल गया, दूसरी स्टेटमेंट जो डाटा वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पहली स्टेटमेंट ही हमारी यूजफुल होगी और वही आंसर बनेगा, जिसमें कि गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो सिर्फ पहली में ना मिला दूसरी में मिल गया जो है हमें डाटा जिसके थ्रू हम आंसर कर पा रहे हैं, तो वो हमारा सेकंड बनेगा, मतलब स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए पहले में अलग से इसका आंसर बन रहा है, दूसरी में अलग से बन रहा है, तो उसका मीनिंग है कि दोनों में से किसी एक का यूज कर लो, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आंसर बन जाएगा। तो उसमें आएगा उस केस में आइदर और, डाटा इन आइदर वन और टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बट अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों का यूज भी कर लिए, इकट्ठे यूज भी कर लिया, बट हमें आंसर नहीं मिल पा रहा, इसका मीनिंग है कि ना तो पहली जो है सफिशिएंट है, ना ही दूसरी, ना ही टुगेदर उनको लेके जो है हम सफिशिएंट जो है उसका आंसर बना पा रहे हैं, ठीक है। तो नीदर नॉर करके आपको ऑप्शन होगी, उसको आपको चूज करना है। और अगर मान लीजिए पहली स्टेटमेंट में आधा डाटा दिया गया, दूसरी स्टेटमेंट में आधा है, और दोनों को मर्ज करके हम जो है इस आंसर को कर पा रहे हैं, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, बोथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि कौन से मंथ में जो है अमित अब्रॉड जा रहा है फॉर वेकेशन। तो उसमें पहला है कि अमित करेक्टली रिमेंबर दैट ही वेंट फॉर वेकेशन इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे डाटा आपको लग रहा होगा कि इसमें जैन से लेके जून तक, तो कोई भी मंथ में बताना है प्रॉपरली हमें, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर डाटा नहीं है हमारे पास, आता है इसमें जैन से लेके जून मंथ तक, कोई भी इसमें मंथ हो सकता है, प्रॉपरली नहीं गिवन, ठीक है। सेकंड देखिए, इसी के साथ थोड़ा रिलेट करके देखते हैं। अमित्स सन करेक्टली रिमेंबर दैट दे वेंट फॉर वेकेशन आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर 1 May। 31 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ, और 1 May से पहले क्या होगा, 30th अप्रैल, ठीक है। तो इसमें अप्रैल मंथ बन रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दो डेट्स के बीच में जो मंथ बन रहा है वो अप्रैल मंथ बन रहा है, कंप्लीट मंथ बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, इसमें हमें प्रॉपरली मिल रहा है ना, एक ही मंथ है और उसका आंसर भी क्या बन रहा है, अप्रैल ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम इसको देखें तो इसका अभी यूज नहीं हो रहा, फर्स्ट जो 6 मंथ्स है इसका यूज नहीं हो रहा, तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमें डाटा यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में डाटा मिल रहा है जिसके थ्रू हम आंसर कर पा रहे हैं कि अप्रैल मंथ के में जो है वो वेकेशन पे गए, तो इसका आंसर आएगा डाटा इन स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक डिड जतिन विजिट चेन्नई। कौन से दिन जो है जतिन ने विजिट किया चेन्नई, हमें बताना है। देखिए यहाँ पे मंडे से शुरू है और संडे पे खत्म है, 7 दिन है, तो हमें बताना है इसमें, ठीक है। अब जैसा कि पहला इसमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जतिन विजिटेड चेन्नई 2 days आफ्टर हिज ब्रदर विजिटेड चेन्नई। मान लीजिए उसका ब्रदर जो है मंडे जा रहा है, ठीक है, तो जतिन कब जाएगा, 2 दिन बाद, मतलब वो वेंसडे जाएगा। अगर वो ट्यूसडे जा रहा है तो कब जाएगा, वो थर्सडे जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें डाटा गिवन है।
ठीक है। मान लीजिए जैसे 7 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 7 दिन है। हमारे पास यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में जो गिवन है कि अगर मान लो उसका ब्रदर मंडे जा रहा है तो उसका जो है वो जतिन जाएगा वेंसडे को, अगर वो ट्यूसडे जा रहा है तो थर्सडे को, अगर वेंसडे जा रहा है तो फ्राइडे को, अगर थर्सडे जा रहा है तो सैटरडे को। अभी फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है, मतलब इसमें कंप्लीट डाटा नहीं है। अब इसके साथ जोड़ के देखते हैं सेकंड, जतिन डिड नॉट विजिट चेन्नई आइदर ऑन वेडनेसडे और ऑन फ्राइडे। अब देखिए ना तो वेडनेसडे को गया ना ही फ्राइडे को, इसका मीनिंग है कि उसका ब्रदर कब नहीं जाएगा, मंडे को नहीं जाएगा, 2 दिन बाद जो है वो जतिन ने जाना था तो ये वेडनेसडे को नहीं जा रहा, ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं है, ठीक है। वो उसका ब्रदर जो है ट्यूसडे को तो जा सकता है ना, ये पहला सेट बन गया। अब उसका ब्रदर जो है वेंसडे को जाएगा तो फ्राइडे को हो जाते नहीं जा रहा, इसका मीनिंग है कि इसमें नहीं है। बट थर्सडे पे जाके वो सैटरडे पे तो जा सकता है ना, थर्सडे उसका ब्रदर गया, सैटरडे पे गया और वो जतिन अपने आप, ठीक है, और फ्राइडे पे उसका ब्रदर जाके संडे पे वो जतिन जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, एक सिंगल केस नहीं बन रहा जिसके थ्रू हम बता पाएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मीनिंग होगा कि अगर हम दोनों को भी इकट्ठा कर दें तब भी हम आंसर नहीं कर पा रहे, इसका मीनिंग है इफ द डेटा गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और किस तरह से आपने क्वेश्चन में जो है अप्लाई करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपने देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें गिवन है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई विद रेफरेंस टू पॉइंट एस। पॉइंट ई को हमें बताना है किससे, एस से। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट देखिए, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आए, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो हमने देखना है ये पॉइंट ई और एस अगर आपको पहले ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, इसका मीनिंग है कि उसमें हो सकता है कि वो आपका डायरेक्शन बन जाए, प्रॉपरली हम बता पाएँ, ठीक है। बट देखिए इस केस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको ई मिल रहा है, ठीक है, और इस केस में जो सेकंड आपका बन रहा है स्टेटमेंट उसमें आपको एस मिल रहा है, और साथ ही साथ इन दोनों में कुछ कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, एफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को ही चेक करेंगे, इकट्ठा चेक करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट डी जो है वो ई के ईस्ट में है, ये बन गया यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट ई इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ से ये साउथ में बन रहा है कौन, पॉइंट ई, ओके। आगे है पॉइंट एफ इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट एस के नॉर्थ वेस्ट में, देखिए पॉइंट एस इधर भी बन सकता है नॉर्थ वेस्ट में ऊपर, यहाँ पे भी बन सकता है, इधर नीचे भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं गिवन। बट आगे देखिए पॉइंट डी इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, इसके कहीं पे नॉर्थ में, एस से नॉर्थ में ये बन रहा है और एस से ही नॉर्थ वेस्ट में ये पॉइंट एफ बन रहा है, और इसी के साथ में एस से ही नॉर्थ वेस्ट में कौन सा बन रहा है, ई। तो हमें आंसर जो मिल रहा है इन दोनों का इकट्ठे यूज करके मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि दोनों का ही हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज बोथ आर नेसेसरी, बोथ आर टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि पी क्यू आर एस टी सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन, मिडल ऑफ द लाइन में कौन है, ठीक है, वो बताना है। देखिए P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, P कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में है S के, T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एज वेल एज R। देखिए हमें क्या बताना था, देखिए इसमें अगर हम पर्सन्स की पोजीशन देखें, टोटल हमारे पास कितने हैं, इसमें 5 है, काउंट करके देखें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है, मतलब इससे हम आंसर कर पाएंगे, चेक करेंगे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हड़बड़ा, आपने जल्दबाजी में जो है इसको टिक कर दिया कि ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, क्योंकि इसमें आपको जो है पर्सन कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ S, S का थर्ड लेफ्ट, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बन गया P, और नेक्स्ट है T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एज वेल एज R। अब देखिए 5 लोग हैं, 5 सीट बननी चाहिए, 4 सीट यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, T को P और R का इमीडिएट नेबर बनाना। अगर मैं इस तरफ करूंगा तो 5 से ज़्यादा बन जाएंगे, तो इसलिए क्या आएगा, T इधर आएगा, R और P का ये नेबर बन रहा है, ठीक है। अब एक पर्सन जो होगा या तो इधर होगा या फिर इधर, तो इस केस में हमारे पास जो है कंप्लीट डाटा नहीं है,
इसके पहले से जो पहले जो स्टेटमेंट है इससे हम कंप्लीट आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट हम सेकंड का यूज करके देखते हैं। देखिए टी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, इससे सेकंड लेफ्ट में है, ये हमारा बन रहा है। सेकंड, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर टी और एस। क्यू ये ना तो टी का नेबर है ना ही एस का, मतलब क्यू यहाँ पे नहीं है, तो क्यू इस जगह पे बनेगा, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट बना। अभी हमारा जो सेंटर में है, मिडिल ऑफ द लाइन कौन बन रहा है, टी, ये इसका आंसर बन रहा है। और यही क्या बन रहा है इसमें, क्योंकि हमें दोनों का यूज किया तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। देखिए आपको जब भी क्वेश्चन आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, और साथ ही साथ जैसे 6 पर्सन्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 5 पर्सन्स है, और उसी तरह से 7 पर्सन, 8 पर्सन, ऐसी लेंथ बन सकती है। इससे ऊपर ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, इजी लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में कि 5 लोग हैं जो कि सेंटर में देख रहे हैं टेबल के, ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि ए के इमीडिएट राइट में कौन सा है। अब देखिए जैसे कि 5 लोगों के लिए हम यहाँ पे केस बनाते हैं। पहला, इस तरह से ये सभी सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो इसमें इनका राइट बनेगा हमारे राइट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इनका लेफ्ट बनेगा हमारे लेफ्ट की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। अब देखिए E इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, E थर्ड राइट में है किसके, D के। तो हमें क्या करना है, D को बनाना है उसके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ऊपर कहीं पे E बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, A D का नेबर नहीं है, D के साथ वाली दो पोजीशन में A नहीं होगा, तो A इधर आएगा। हमें क्या बताना था, हमें बताना था इसमें कि A के इमीडिएट राइट में कौन है, तो A के इमीडिएट राइट में कौन बन रहा है, A के इमीडिएट राइट में E बन रहा है, मतलब इसमें हमें वो आंसर मिल रहा है, ठीक है। पहले में हमें आंसर मिल रहा है, हम चेकिंग करेंगे सेकंड को भी, हो सकता है कि इसमें हमें आंसर अलग से मिल जाए। तो इसके केस में हम एक अलग से अरेंजमेंट बनाएंगे। देखिए इसमें गिवन है कि C इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, C सेकंड लेफ्ट में है B के, तो B मान लो यहाँ पे उसका सेकंड लेफ्ट ये बना पहला लेफ्ट, ये बना दूसरा लेफ्ट। C, A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, A इधर नहीं होगा, तो A यहाँ पे आएगा। अब हमें क्या पता है इस जगह पे कौन आएगा, हो सकता है यहाँ पे D आ जाए, हो सकता है यहाँ पे E आ जाए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, मतलब इस केस में अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसका डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो क्या आएगा, ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि हमें क्या करना है, हमें ईस्ट वर्ड को फॉर्म करना है। तो उसके लिए जो ऑपरेशंस यहाँ पे बताए गए हैं, किस ऑपरेशन से जो है इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए देखिए इसमें गिवन है, इज ईस्ट दी वर्ड फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग दी फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ वर्ड कंटेनिंग दीज 4 लेटर्स। क्या देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन है, क्या ईस्ट वर्ड फॉर्म होता है कि नहीं, तो आंसर क्या आएगा, यस और नो, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें से कि इनका दोनों का या सिंगल सिंगल यूज करके देखेंगे तो उसमें से कैसे वर्ड जो है फॉर्म होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन है कि देयर इज ओनली वन लेटर बिटवीन ए एंड टी, ए और टी के बीच में एक लेटर है। तो हो सकता है कि ये पहला केस इस तरह से बने, दूसरा केस ऐसे बन सकता है कि टी पहले हो और ए बाद में हो, और आगे दिया गया है कि E इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, E लेफ्ट में है ए के, इसके लेफ्ट में यहाँ पे बनेगा। हमें 4 ही लेटर का चाहिए था तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है कि इस केस में सेकंड केस भी बन रहा है ना प्रॉपरली, ये तो नहीं बताया इन्होंने कि E पहला लेटर है या T लास्ट लेटर है, ये नहीं बताया, तो इसमें अभी डाटा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड केस भी बन सकता है। आगे देखिए, द वर्ड डज नॉट बिगिन विद टी। देखिए जैसे कि यहाँ पे था कि ये टी से शुरू नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पर्सन बनाना पड़ेगा, एक सीट को बनाना पड़ेगा। देयर इज ओनली वन लेटर बिटवीन ई एंड एस, ई और एस के बीच में एक लेटर। देखिए इसमें तो बन रहा है, क्या इसमें भी बनेगा, तो ई और एस यहाँ पे आ सकते हैं, इनके बीच में एक लेटर है, ठीक है। और T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, T किसका नेबर नहीं है, E का नेबर नहीं है।
तो टी ई का नेबर नहीं है, ना तो इधर ई होगा ना ही इधर ई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेकंड केस तो नहीं बनने वाला, फर्स्ट केस तो बन जाएगा ना। तो इसमें जो है हमारे पहले स्टेटमेंट का भी यूज हुआ और दूसरे का भी, मतलब दोनों को कंबाइन करना पड़ा, उसकी वजह से हमारा क्या आंसर आएगा, बोथ आर रिक्वायर्ड टू आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इज सी दी ग्रैंड मदर ऑफ एम, सी ग्रैंड मदर है क्या एम की। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इसका आंसर क्या करना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि सी ग्रैंड मदर है कि नहीं, तो क्या आंसर आ गया, यस और नो, ठीक है। या तो ये हाँ बोलेंगे या फिर ना। तो देखिए इसमें जहां पे सी का जेंडर क्लियर होगा उसे हम बता पाएंगे ना, चाहे वो जो ग्रैंड पेरेंट्स की भी पीढ़ी में क्यों ना हो, उसकी जनरेशन में क्यों ना हो, बट उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होगा, या तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। बट देखिए इस केस में पहला अगर हम स्टेटमेंट देखें तो सी इज दी मदर ऑफ डी, सी मदर है किसकी, डी की, ये सी मदर बन रही है डी की, और डी इज दी ब्रदर ऑफ एम फादर, डी किसका ब्रदर है, एम के फादर का। देखिए यहाँ पे एम का फादर है, एम का फादर ये बना, उसका ब्रदर ये बन रहा है, मतलब क्या हुआ, इसके फादर की मदर बन गई ना। फादर की मदर कौन होती है, ग्रैंड मदर। हमें इसके जेंडर से कोई मतलब नहीं है, ना ही इसके नेम से, हमें मतलब है कि इसका जेंडर क्या आ रहा है, ये सी का जेंडर क्या आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में होना चाहिए, तो ये बन रही है, ठीक है। इधर देखिए ये चिल्ड्रन आ गए, इनके पेरेंट्स की जनरेशन है, ऊपर क्या आएगी, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, तो इसमें ग्रैंड मदर बन रही है, तो इसका आंसर है यहाँ पे यस। सेकंड अगर हम देखें, ई इज द मदर ऑफ एस, एस इज द सिस्टर ऑफ एम, एफ इज द आंट ऑफ एस, एस के बाद इज दी ओनली डॉटर ऑफ सी। तब देखिए यहाँ पे सी का जेंडर कुछ क्लियर है, सी का जेंडर जब क्लियर नहीं है तो हम इसमें नहीं बता पाएंगे, मतलब क्या है, ये डाटा इनसफिशेंट है, ठीक है। तो डाटा की कमी होने की वजह से यहाँ पे हम इसमें से आंसर नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या है कि इसका आंसर आएगा सिर्फ हमें पहले ही स्टेटमेंट से, दैट इज ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर, ठीक है। तो ये पहला इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें बताना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है सेम, कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, एम के कितने चिल्ड्रन है, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब उसका हमें जो है पहले से गिवन होगा कि उसमें कितने चाइल्ड है, सॉरी चिल्ड्रन कितने बने, मतलब मेल कितने बने, फीमेल कितने बने, ऐसा कुछ गिवन होगा उसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पहले स्टेटमेंट है, एच इज दी ओनली डॉटर ऑफ एक्स, और एक्स के जस्ट बाद है हु इज दी वाइफ ऑफ एम। देखिए एच ओनली डॉटर है किसकी, एक्स की, और एक्स अपने आप किसकी वाइफ है, एम की, ठीक है। तो एच के ये पेरेंट्स बने और इन दोनों की ये बेटी बनी, सिर्फ एक ही बेटी है। देखिए ओनली डॉटर ये स्पेसिफाई नहीं करता कि इसमें एक ही बच्चा है, अगर ओनली चाइल्ड लिखा होता तो उसका मीनिंग था कि एक ही बच्चा है, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेटी है तो मतलब उसमें बेटे होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि एक बेटा हो सकता है इसमें नंबर ऑफ सन्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि इसमें कितने बच्चे हैं, ओके। सेकंड देखिए, के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम, के और जे किसके ब्रदर हैं, एम के। तो अगर मैं दोनों को इकट्ठा भी कर दूं तो हमें ये मिल रहा है कि के और जे इसके ब्रदर है, मतलब यहाँ पे क्या है, एम के और जे तीनों ब्रदर हैं, एम की ये वाइफ है, और एम का, एम और एक्स का ये सिर्फ एक ही बेटी है। क्लियर नहीं हो रहा कहीं से भी कि इसमें इसके कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी बनेगी कि दोनों का जो अगर डाटा मिला भी दें तब भी हमें आंसर नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी अमंग 5 पर्सन पी क्यू आर एस टी फेसिंग नॉर्थ, सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। हमें क्या आंसर करना है कि पी के इमीडिएट राइट में कौन है। तो हम डाटा देखेंगे यहाँ पे कि R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R। R कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में है Q के। तो पहले हमने Q को बनाया, Q के विद रिस्पेक्ट R को बना लो, यहाँ पे R आ जाएगा, उसके थर्ड पोजीशन पे है लेफ्ट में, ठीक है। और P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, इसके सेकेंड राइट में, मतलब हमारे राइट में, यहाँ पे P बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, हमें 5 पर्सन को करना है तो 4 पोजीशन तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, बना चुके हैं, क्योंकि इस साइड को एक पर्सन आएगा या फिर इस तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि क्लियर नहीं है कि कौन सा इसमें से पर्सन है, बट हमें एक चीज तो जरूर मिल रही है कि पी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे क्यू है, ये हमें डेफिनेटली पता चल रहा है। बाकी हमें ये नहीं पता कि कितना अरेंजमेंट बना,
कौन सा पर्सन कहाँ पे, लेफ्ट एंड पे कौन है, राइट एंड पे कौन है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ जरूर का इसका आंसर आ रहा है कि पी के इमीडिएट राइट में कौन बन रहा है, क्यू, जो कि हमें यहीं पे बताना था। इसका मीनिंग है कि इसमें से हम बता पा रहे हैं पहले स्टेटमेंट से। सेकंड देखिए, क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु इज सेकंड राइट ऑफ पी। देखिए इस केस में भी हमें एक चीज मिल रही है, क्यू इमीडिएट लेफ्ट में है टी के इमीडिएट लेफ्ट में ये क्यू, सॉरी टी के इमीडिएट लेफ्ट में ये क्यू बन रहा है, टी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू ये बन गया, और टी अपने आप कहाँ पे, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ये टी अपने आप पी के सेकंड राइट में, मतलब हमारे राइट में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये बन गया पी का फर्स्ट राइट, ये बन गया सेकंड राइट। इस केस में भी हम क्या बता पा रहे हैं कि पी के इमीडिएट राइट में इसमें क्यू बन रहा है, ठीक है। तो दोनों से हम अलग अलग से बता पा रहे हैं। इसका मीनिंग है या तो पहले का यूज कर लो या फिर दूसरी का, मतलब ये आएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डेटा इन आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। देखिए ध्यान रखना है, ये आपको मैंने 5 जो है इसमें दिए गए हैं, इसमें 5 ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। वैसे आपको 4 ऑप्शन का ही उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला गया यहाँ पे, ऑन विच ऑफ द डेट ऑफ द मंथ वॉज अंजलि बॉर्न ऑन February 2004। February 2004 में बताना है। तो देखिए 2004 क्योंकि एक जो है लीप ईयर है, तो उसमें कितने जो है होंगे डेज, 29 डेज होंगे। अब देखिए सबसे पहला वो कि अंजलि वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ, अंजलि बॉर्न हुई है इवन डेट ऑफ द मंथ। अब इवन डेट ऑफ द मंथ कितने हैं उसमें, इवन डेट ऑफ मंथ आप देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इस तरह से चलते जाएंगे, 28 तक होंगे, ठीक है। मतलब आपको 14 डेज तो ऐसे मिलेंगे जो कि इवन डेट होंगे। अब देखिए अंजलि's बर्थ डेट वॉज अ प्राइम नंबर। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइन करने पे क्या मिल रहा है, कंबाइन पे देखिए इवन डेट आ गई ये 2 और प्राइम डेट यही प्राइम है, तो क्या बनेगा 2 तारीख को, मतलब 2 ऑफ द Feb ये अंजलि पैदा हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें दोनों को कंबाइन करने से मिला, दैट इज इसका आंसर आएगा बोथ आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ द चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ। जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है, कितने उसमें चिल्ड्रन है, हमें बताना है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। इसका मीनिंग है कि आपको दिया जाएगा अनसर्टन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, जो है एक लीनियर जो अरेंजमेंट में लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें बताना है कि कितने बने। सबसे पहले देखिए विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से कौन से नंबर पे, 5th पे। देखिए विशाखा यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे 5वें नंबर पे, इस साइड से काउंट करेंगे तो 5वें नंबर पे, मतलब इससे पहले कितने आएंगे, इससे पहले होंगे 4, ठीक है। इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये बोला गया विशाखा जो कि 5th नंबर पे है लेफ्ट एंड से, यही विशाखा 8th नंबर पे है लेफ्ट से, लेफ्ट में किससे, आशीष से, आशीष के 8th नंबर पे है, मतलब यहाँ पे आशीष होगा, ठीक है। इसके लेफ्ट की तरफ देखें तो 8वें नंबर पे ये बनी, मतलब क्या आएगा, ये 8th नंबर पे बनी, मतलब इनके बीच में 7 लोग होंगे, ये आ गया इसमें, ठीक है। और इसके बाद आशीष के बाद जस्ट बाद यहाँ पे हु वर्ड है, हु इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, जो कि 12th नंबर पे है, कहाँ से, राइट एंड से। तो राइट एंड से 12th नंबर पे, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे राइट साइड से, तो 12 नंबर पे बन रहा है, मतलब इसके बाद इस तरफ को देखेंगे तो ये कितने पर्सन आएंगे, 11। क्या हम इसमें टोटल बता पाएंगे, देखिए लेफ्ट साइड से भी क्लियर है, राइट साइड से भी क्लियर है, और बीच में नंबर ऑफ पर्सन जितने बनने चाहिए थे वो भी क्लियर है, ठीक है। तो हम बता पाएंगे इसमें कि टोटल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखिए क्या करना है, 11 + 7 + 4, इन सभी को ऐड कर दो। देखिए 11 + 7 हो गए 18, 18 + 4 22, 23, 24, तो इसमें बन रहे हैं 24। ये हमें पहला मिला और इससे हम आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए, रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा हु इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है निशा की जो पोजीशन है 7th है राइट एंड से। अगर हम यहीं पे इसको बना के देखें, जैसे मान लीजिए ये निशा बन गई, 7th है राइट एंड से 7th है, मतलब इसके राइट की साइड कितने बनेंगे, 6 पर्सन, ये निशा है, ठीक है। और इसके विद रिस्पेक्ट रोहित की पोजीशन क्या दी है, रोहित की है 5th टू द लेफ्ट, इसके 5th लेफ्ट में मतलब क्या आएगा, यहाँ पे इनके बीच में
रोहित और निशा के बीच में आएंगे 4 पर्सन, ठीक है। और उसके बाद देखिए बताया गया निशा जो कि 7th है राइट हैंड से एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर हम निशा की ही पोजीशन का यूज कर लें तो हम टोटल बता सकते हैं। देखिए राइट हैंड से निशा बन रही है 7th नंबर पे और लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे बन रही है 18। अगर इन दोनों का यूज करके देखें, देखिए 7 + 18 - 1 कितने बनेंगे 24, ठीक है। तो 24 जो होगा इसमें टोटल आएगा। इस केस में भी हम 24 ही बता पा रहे हैं और इस केस में भी 24। देखिए इनको अलग अलग से यूज करेंगे तब भी हमारा आंसर मिल पा रहा है। इसका मीनिंग है कि हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका आइदर और वाला बनेगा कि डाटा या तो पहली स्टेटमेंट का यूज कर लो या दूसरी का, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अमंग टी वी बी ई सी हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। हमें बताना है कि टॉप से तीसरे नंबर पे कौन है। तो टॉप से तीसरे नंबर पे आएगा वही पर्सन जो कि बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। 5 लोगों में बीच में बनेगा, तीसरी पोजीशन नीचे से या ऊपर से। बी इज हैवियर देन टी एंड सी। बी किससे हैवियर है, टी से भी और सी से भी। एंड इज लेस हैवियर देन वी, वी से लेस हैवियर। हु इज नॉट दी हैवियस्ट। देखिए इससे क्लियर हो रहा है ना कुछ, टी और सी से ये बी हैवियर है, मतलब इससे 2 नीचे होंगे। और ये किससे कम वेट का है, वी से, और वी जो है हैवीएस्ट नहीं है, मतलब इससे ऊपर भी कोई ना कोई होगा। तो कौन सा आएगा, इसमें आएगा ई। देखिए बी से नीचे 2 हैं और बी से ऊपर 2 हैं, इसका मीनिंग है ये थर्ड हैवीएस्ट बनेगा, ऊपर से थर्ड हैवीएस्ट और नीचे से थर्ड लाइटेस्ट, ठीक है। तो यही पर्सन आएगा ना इसमें। हम बता सकते हैं इसमें कि कौन सा पर्सन है जो कि टॉप से, हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, टॉप से तीसरे नंबर पे कौन है, बी, बता पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन रहा है हमारे पहली स्टेटमेंट से। अब सेकंड देखिए, सी इज हैवियर देन ओनली टी। सी किससे हैवियर है, अगर मान लीजिए सिर्फ इसी का यूज करें तो इससे तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे ना। सी इज हैवियर देन ओनली टी, सी सिर्फ टी से ही हैवियर है, मतलब इससे ऊपर कितने होंगे, इससे ऊपर हमारे 3 और बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्लियर नहीं है कौन से इसमें 3 ऊपर किस तरह से, किस अरेंजमेंट में बनेंगे। तो सेकंड आपका आंसर नहीं बनेगा, ओनली 1 इज रिक्वायर्ड टू आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि हु अमंग पी क्यू आर एस टी इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट बताना है हमें, हाइट में देखना है कि सबसे ऊंचा कौन है। P इज टॉलर देन Q, P टॉलर है Q से, ठीक है। T इज नॉट द टॉलेस्ट, T टॉलेस्ट नहीं है। R इज टॉलर देन P, R टॉलर है P से। S टॉलेस्ट नहीं है। देखिए इसका मीनिंग है S टॉलेस्ट नहीं है, मतलब ये S और T जो है ये कहीं पे नीचे आएंगे, R से नीचे होंगे, मतलब टॉलेस्ट कौन सा बना, टॉलेस्ट बना इसमें R। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों का अगर मैं यूज कर लूंगा, दोनों को इकट्ठे यूज कर लेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस एंड आई होप आपको ये समझ आ चुके होंगे कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। देखिए जो मैथ्स में भी आपको डाटा सफिशिएंसी मिलती है और इसमें रीजनिंग में भी, तो रीजनिंग की डाटा सफिशिएंसी ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की रहेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल बताया ऑलमोस्ट इसी लेवल की रहेगी, ठीक है। एसएससी में इसी लेवल की आती है। रिसेंट एग्जाम्स में देखें तो उसमें भी आपको ये देखने को मिली थी, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। अब देखिए हम एक मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अभिपीडिया एसएससी ने डिस्काउंट ऑफर किया है फॉर मिनिमम 50%, ठीक है, ऑन इट्स ऑल माइक्रो कोर्सेज। जितने भी माइक्रो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्स होते क्या हैं, माइक्रो कोर्स होते हैं कि जो अगर आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं कि वही टॉपिक की जो है मैं वीडियोस कहीं से परचेज कर लूँ, वही टॉपिक की मैं जो है नोट्स कहीं से परचेज कर लूँ, तो वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है अभिपीडिया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैं आपको पोर्टल पे लेके चलूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभिपीडिया के पोर्टल पे, ठीक है। ये अभिपीडिया के पोर्टल पे हम आए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे अभिपीडिया चूज एग्जाम होम, यहाँ पे दिए गए। आपने क्या करना है, चूज करना है एग्जाम को, एग्जाम को चूज करें। जैसे कि अगर हम एसएससी सीजीएल को चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसको चूज किया। इसके बाद आप जाएंगे नीचे इसमें माइक्रोवर्स पे, माइक्रोवर्स पे गए और यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। कॉल मी पे क्लिक करते हैं तो हमारा मेंबर कॉल करेगा। अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं
तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका जो है आंसर पा सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट जैसे जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको साथ ही साथ माइक्रो कोर्सेज के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पे 42 माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल ऑफर है। बंडल ऑफर में जितने भी माइक्रो कोर्सेज है वो सभी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी हम चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पे गए और आपको सबसे पहले आपको बंडल ऑफर के बारे में जानकारी दी जाएगी। बताया कि यहाँ पे 846, ठीक है, ये टोटल है इसका प्राइस, और 32 माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं इस कंप्लीट ऑफर में, ठीक है। सभी मतलब जितने भी हमारे टॉपिक बनते हैं एसएससी में वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और आप देख सकते हैं इसको जो है अलग अलग से भी बताया गया। अगर आपने बंडल नहीं लेना है, बंडल पैकेज नहीं लेना है, तो आप जो है टॉपिक की फॉर्म में भी परचेज करते हैं। जैसे कि सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में देखो आप पहले प्राइस था 82, अभी है 41। इसमें क्या मिल रहा है आपको, 3 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक वेब नोट मिल रहा है और 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 261 बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने क्या किया, इन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लिया, वेब नोट को गो थ्रू कर लिया और फिर इन क्वेश्चन को कर लिया, तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आप इसमें 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्लॉक्स 19 रुपीज़, कैलेंडर 24 रुपीज़, कोडिंग डिकोडिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए साथ ही साथ मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसमें आपको टाइप ऑफ कोडिंग भी दी गई, जैसे कि टाइप ऑफ जो भी इसमें इंक्लूड होता है वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्सटीट्यूशन, न्यू टाइप ऑफ कोडिंग, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। पहले था 109, अब है 55, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम अभिपीडिया, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह के आप वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।